नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में आज हम 24 जुलाई 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर के इंपॉर्टेंट मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शिफ्ट 1 का पेपर, और जिसमें सबसे पहला सवाल। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, अभी आपको पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम का शेड्यूल आ गया है। तो डेली एक मॉक टेस्ट कम से कम आपको जरूर लगाना ही होगा। टेस्ट बुक पर बात करें तो अब यहाँ पर टोटल 276 मॉक टेस्ट हैं स्पेशल एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो डेली एक या दो मॉक टेस्ट आप लगाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। टेस्ट बुक पर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो टोटल 2,57,000 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अभी भी आप नहीं जुड़े हो तो डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा। इन स्टूडेंट के साथ आप भी स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी कीजिएगा। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्यादा जानकारी के लिए आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया कि बिंदु 1 5 से होकर गुजरने वाली रेखा और इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण बताओ। तो सबसे पहले हमें इस रेखा की ढाल निकालनी पड़ेगी। ढाल क्या होती है? मान लिया कि रेखा इस प्रकार से है और ये एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बना रही है, तो ढाल हमारी क्या होती है? इस थीटा को हम tan के रूप में व्यक्त करते हैं, ये मेरी ढाल हो जाती है। तो और इस रेखा की जो ढाल है उसको हम m से व्यक्त करते हैं, या किसी भी रेखा की ढाल को हम m से व्यक्त करते हैं। अब इस m ढाल भी कहते हैं और इसको प्रवणता भी कहते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको। तो ये ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यदि दो बिंदु दिए हो तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला आपका इस प्रकार से भी होता है कि माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूले नंबर ये सेकंड का यूज करने वाले हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। x का गुणांक कितना है? 1 है, तो माइनस सबसे पहले बाहर, उसके बाद में 1 आ गया x का गुणांक, और y का गुणांक -1 है। तो इस प्रकार से कितना आ गया है? 1 आ गया है। इसको हम m1 से दर्शा देंगे कि इस रेखा की प्रवणता कितनी हो गई है? 1 हो चुकी है। अब एक चीज और है कि लंबवत लंबवत रेखाओं की प्रवणता। लंबवत रेखाओं के लिए क्या होता है? एक कंडीशन होती है कि m1 इंटू m2, यानी कि पहली रेखा इंटू दूसरी रेखा की प्रवणता या ढाल किसके बराबर होती है? -1 के बराबर होती है। तो यहां से हम लंबवत रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। m1 का मान रखोगे कितना? 1 रख दोगे आप, तो कितना आ जाएगा? ये आपको यहाँ से m2 का मान 1 आ जाएगा। यानी m2 की जो प्रवणता है 1 नहीं, -1 आ जाएगी। जो लंबवत रेखा है उसकी प्रवणता कितनी आ गई है? -1 आ गई है। ठीक है। अब लंबवत रेखा हमें निकालनी है, तो आप ये पहला वाला फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वो लगा दो। m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। लगाइए। m का मान आप कितना रखोगे? अब की बार -1 रखोगे, और y2 को ऐसा का ऐसा रहने दो, एक बिंदु रख दो। तो y1 का मान आप 5 रख दिया, x2 ऐसा का ऐसा, x1 का मान 1 रख दिया। अब क्या करेंगे? हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे जो हर के अंदर है, तो -1 से गुना हो जाएगा। तो -x2 + 1 बराबर y2 माइनस 5, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा देखो y2 x2 = 6 आ जाता है। इस प्रकार से ये आ गई है। तो इसको हम थोड़ा सा और सही से लिखने की कोशिश करते हैं। y2 को y लिख सकते हो आप, और x2 को x लिख सकते हो, और ये 6 के बराबर है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन आ चुकी है लंबवत रेखा की। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। tan 15 का मान ज्ञात करना है। तो tan 15 का मान आप कैसे निकालोगे? तो tan 15 का मान निकालने का, तो tan हम कह देंगे 45 माइनस 30, इस तरीके से लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। तो अब यहाँ से आप यदि फॉर्मूला लगाते हो, tan 45 हो जाएगा, फिर tan 30 हो जाएगा। बीच में था माइनस, तो माइनस है।
नीचे क्या आएगा 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो ऊपर 1 1/√3, इसी प्रकार से नीचे 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा। अब आप इसको मान आएगा यहाँ से √3 - 1 और √3 + 1 आ जाएगा इस प्रकार से। अब यदि आप हर से √3 गायब करोगे तो आपका मान आ जाएगा 2 - √3, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। गायब कैसे करोगे वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि हर के विपरीत साइन के साथ अंश और हर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिससे इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये तो हो गई इसको करने का तरीका, मगर आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए? साइन 15 की वैल्यू, साइन 75 की वैल्यू, ये याद होनी चाहिए। और एक चीज़ और, जो साइन 15 की वैल्यू होती है वो कोस 75 के बराबर होती है, और वैल्यू क्या होती है √3 - 1/2 ये होती है। इसी प्रकार से साइन 75 कह दो या कोस 15 कह दो, इसकी भी वैल्यू याद होनी चाहिए, √3 + 1/2 ये होती है। और tan 15 और tan 75 की भी हमें याद होनी चाहिए। tan 15 की वैल्यू क्या होती है? या तो होती है 3√-1 3√+1, या फिर 2 - √3, ये दोनों की दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। इसी प्रकार से 3√+1 और 3√-1, और ये बराबर होता है 2 + √3 के। तो ये सारी वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, यदि फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको x1 x2 x3 xn का माध्य, माध्य कितना x बार है, तो कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या बताता है कि जो माध्य विचलन है, ठीक है, माध्य से जो विचलन है उनका योग 0 होता है। माध्य विचलन का योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग होता है, तो माध्य विचलनों का योग 0 होता है। कैसे होता है? देखो मैं कुछ फ्रैक्शन ले लेता हूं। यहाँ पर मैंने ले लिया, एक 2 ले लिया, एक और 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, एक 5 ले लेते हैं और एक 8 ले लेते हैं। इस प्रकार से जब आप इनका माध्य निकालोगे यानी सभी संख्याओं को जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 16 और 8 24 हो गए। 24 को आप टोटल 6 संख्याएं 6 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि आपका जो माध्य है वो कितना आ गया है? 4 आ गया है। x बार का मान 4 लिख सकते हैं, इसको हम xi लिख देते हैं। तो x बार आपका 4 है, तो अब हम xi माइनस x बार निकालते हैं, प्रत्येक का विचलन निकालते हैं। माध्य से कितना विचलन है? तो ये -2, यानी xi में से x बार घटाया हमने, माध्य घटाया, तो कितना आया? -2 आ गया। ये भी -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। 5 में से जब आप 4 घटाते हो तो आपका मान आ जाता है 1, और 8 में से 4 घटाते हो तो 4 आ जाता है। ये आ चुका है। अब यदि आप इन सब का योग करोगे, ये सारे के सारे क्या है? विचलन है। इन विचलनों का यदि योग करोगे तो वो आपका 0 आएगा। बस यही चीज कह रहा है कि कब आता है 0? हमेशा ऐसा ही होता है, जब विचलन का योग किया जाता है तो ये 0 आता है। तो आप इनको जोड़ के देख लो, देखो ये तो माइनस के हो गए, सारे के सारे माइनस के 5 हो गए यहाँ तक का योग, तो और यहाँ तक का योग 5 हो गया है। तो जोड़ोगे आप, कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। मैंने आपको ये प्रूफ करके भी बता दिया है। तो ये चीज ध्यान रखना, विचलनों का योग हमेशा 0 के बराबर होता है। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। यदि 9 इंटू log x इक्वल टू ये दे रखा है, log 9 प्लस log 27 प्लस log 81 है, तो x का मान बताओ। अब इसको क्या करेंगे हम? एक log की प्रॉपर्टी होती है कि log a इंटू बी को हम लिख सकते हैं log a log b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बस इसका एक तो यूज करने वाले हैं, और दूसरा हम क्या करेंगे, ये जो 9 है log में बाहर, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा?
log x की पावर, यानी x की पावर कितना हो चुका है, 9 हो चुका है। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये भी एक कंडीशन होती है कि जो पावर में होता है वो आगे चला जाता है। अब ये वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सारे के सारे यदि प्लस में है तो हम इनको लिख सकते हैं log के अंदर इनटू में 9 इंटू 27 इंटू 81, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि log दोनों साइड है तो हम लिख सकते हैं कि x की पावर 9 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 27 इंटू 81। अब 9, 81 और 27 को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, 3 के रूप में लिख देते हैं। तो ये 3 की पावर 2 हो गया, ये 3 की पावर 3 हो गया और ये 3 की पावर 4 हो गया। सभी पावर को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 9 हो गया और इधर क्या चल रहा है, x की पावर 9 चल रहा है। तो यहां से हम देखें पावर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बेस भी बराबर होगा x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 28, 2 प्लस अंडर 5 की पावर 4 माइनस 2 माइनस अंडर 5 की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इनको सरल करो, इनको सरल करेंगे यानी कि आप क्या कीजिए कि इस प्रकार से करो, देखो 2 प्लस अंडर 5 की पावर 4 है ना, तो इसको 2 की पावर 2 इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम माइनस वाले को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, यानी अंदर वाले का स्क्वायर खोलते हैं। क्या आ जाएगा, एक तो आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर 5 का 5 हो जाएगा, एक आपका 4 अंडर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा इस पूरे का स्क्वायर। इसी प्रकार से लेफ्ट ये दूसरा वाला जो माइनस वाला है इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 405 का स्क्वायर हो चुका है। अंदर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 9 प्लस 405 हो जाता है, इसका स्क्वायर है। और इसी प्रकार से दूसरा वाला 9 माइनस 405 का स्क्वायर हो जाता है। अब देखो इस पूरे को मैं a मान लेता हूँ और इस पूरे को b मान लेता हूँ, तो ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से जब दोनों को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, दोनों को यदि जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। और इसी प्रकार से जब घटाओगे आप तो 9 से 9 कट जाएगा और आपको आ जाएगा 4 और 4 805, ये आ जाएगा। हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस पूरे को ए मान लिया है और इस पूरे को बी मान लिया, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था और यहाँ पर ये यूज किया। तो 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 144 आता है अंडर 5। तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस प्रकार से करना, आप खुद करके देखना कि कितना टाइम लगता है आपको। सवाल नंबर 30, 8000 की एक राशि पर 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो राशि कितनी है 8000, दर कितनी देर की है उसने 21, तो हम लिख देंगे 1 प्लस या 121/100 इस प्रकार से लिख दोगे। और समय कितना है 3/2 है, 3/2 कह दो या 1/2 इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अब देखो ये तो मूलधन था, अब यहाँ पर एक तो पावर 1 है और एक पावर हाफ है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ 121 इस प्रकार से, और एक लिख दिया मैंने 121/हाफ पावर। अब ये तो आपका 8000 है, 121 है, 100 है। हाफ पावर हाफ का मतलब क्या है कि उसका अंडरूट लिया जाएगा। 121 का अंडरूट होता है 11 और 100 का अंडरूट होता है 10, इस प्रकार से। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, यहाँ आपका आ जाएगा, एक तो 8 आ जाएगा और एक 11 का क्यूब आ जाएगा 13 31। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 तिये 24, 2 आई हासिल, 8 तिये 24 और 26 फिर 2 और 8 8 और ये 10, इतना हो गया।
ये क्या है आपके पास, मिश्र धन आ चुका है। क्या आ चुका है, मिश्र धन आ चुका है। तो अब हमें निकालना है ब्याज। ब्याज के लिए क्या करोगे आप, मिश्रधन माइनस मूलधन कर दोगे। मिश्रधन आपका 10,648 है, मूलधन आपका 8,000 है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 2,648 इतना आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33। दो रेखाएं x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 7 के बीच का कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों रेखाओं की आप प्रवणता निकाल लो, दोनों रेखाओं की प्रवणता निकाल लो। और वो यदि -m2 m1 इक्वल टू m2 -1 की कंडीशन यदि फॉलो कर रही है तो हम कहेंगे वो कैसी रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं। इसको मैं इसकी प्रवणता को m1, इसकी प्रवणता को m2 से दर्शा देता हूं। तो m1 कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना है, माइनस सबसे पहले बाहर, x का गुणांक 1 और y का गुणांक 1, ये हो गया। m2 की बात करो तो x का गुणांक कितना है 1 और y का गुणांक -1। तो यहां से आपका आया है -1 और यहां से आपका आ गया है 1। ठीक है, अब आप ये वाला लगाइए, तो -1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -1। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी रेखाएं हैं, ये कैसी रेखाएं हैं, ये लंबवत रेखाएं हैं। लंबवत रेखा का मतलब इनके बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 51। यदि x प्लस वाई इक्वल टू -2 दे रखा है तो इसका मान निकालना है। तो आप दोनों साइड क्यूब कर दो, लेफ्ट साइड में भी क्यूब करना है और राइट साइड में भी क्यूब करना है। इधर करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर आपका वाई क्यूब आता है, फिर आपका 3xy आ जाता है, x प्लस वाई आ जाता है, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और 3xy, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास पहले से है कि -2, तो आप -2 रख दोगे यहाँ, इधर -8। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये -6xy किसके बराबर आ गया, -8 के बराबर आ गया। इसका मान पूछा गया था, कितना आया, -8। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 58। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सम्मुख दिशाओं में चल रही है। तो पहली रेलगाड़ी में बैठे आदमी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दी गई है और यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दी गई है। आंसर देखो आपसे किस में पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो इस मीटर पर सेकंड को सबसे पहले आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम 25 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि हमें सापेक्ष चाल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों की चाल को जोड़ देंगे, यानी 60 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो जो पहली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है उसको दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी महसूस होगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की महसूस होगी। ये आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 62। 2/3 बराबर इतना दे रखा है और 3/2 बराबर इतना दे रखा है। तो आप क्या करो, यदि मैं इसको उलट देता हूं तो मेरा क्या पावर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। जैसे यहां पर तो इस प्रकार से रहेगा। अब इसको यदि मैं उलट देता हूं, क्योंकि यहाँ तो 2/3 था, यहाँ 3/2 है, तो उलट दिया हमने, उलट दिया तो साथ में ही पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस प्रकार से जितनी थी उसकी माइनस हो गई है। तो अब देखो आपका बेस बराबर हो चुका है, तो हम कह सकते हैं पावर भी बराबर होगी, यानी x-1 इक्वल टू -x-1 इसके बराबर होगी। तो ये आपका x+1 हो गया, यदि यहाँ पर x-x+1 हो जाएगा। अब देखो x को इधर यदि इधर ले आऊं तो आपका 2x हो जाएगा और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1-1। तो 2x बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, या हम कह सकते हैं x बराबर 0। तो ये आपका
आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 72, 250 का घनमूल के बीच में होगा। अब यहाँ पर आपको घनमूल पता होना चाहिए, कम से कम आपको 15 तक के घनमूल या 20 तक के घनमूल याद होने चाहिए। घनमूल कह दो या घन कह दो, आपको याद होने चाहिए, 20 तक के घन याद होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 से लेकर 8 तक की संख्याएं आई है, तो 4 का घन क्या होता है? 4 का घन क्या होता है? हम कहेंगे कितना होता है? 64 होता है। 5 की बात करें तो 125 होता है। 6 की बात करें तो 216 होता है। 7 343, 8 512, इस प्रकार से होता है। अब आप चेक करो कि 250 किसके बीच में आ रहा है। 250 आपका 6 और 7 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर आपका 250 आ रहा है, तो 6 और 7 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इस प्रकार से ये हो गया है। इस प्रकार से करना है। सवाल नंबर 80, अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर इतना दे रखा है और cos थीटा का मान पूछा गया है। देखो जब भी sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ आता है तो मैंने आपको बताया है कि आप क्या कीजिए, इसको a मानो, इसको b मानो, इन दोनों का स्क्वायर कर कर घटा के देख लो 1 आ रहा है क्या। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देख लो कि 1 आ रहा है क्या, तो 1 आ रहा है यहाँ पे। यदि ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो यदि sec थीटा बराबर इतना है, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस √3 के बराबर हो जाएगा। केवल आपको साइन चेंज करने की जरूरत है, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर इतना दे रखा है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर इतना हो जाएगा। ये चीज sec और tan में काम कर जाएगी और cosec और cot में काम कर जाएगी, कोस साइन के अंदर काम नहीं करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया है। तो अब देखो आपके पास दो संख्याओं का योग आ चुका है, दो संख्याओं का अंतर आ चुका है। हमें कोस थीटा निकालना है, इसलिए मैं पहले सेक की मान निकाल लेता हूँ। और सेक के लिए क्या करोगे आप? सेक थीटा का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जोड़ दो। जोड़ने पे क्या आ जाएगा? देखो √3 से √3 तो कट जाएगा आपका, और 4/2 आ जाएगा, 4/2। तो ये आपका कितना आ गया? 2 आ गया। सेक थीटा का मान 2 आ चुका है। उलट दोगे तो कोस थीटा का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/sec थीटा होता है, तो ये आपका 1/2 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमने शिफ्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, अब शिफ्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप कितना होगा? तो हम जानते हैं यदि ऐसा हो तो तीसरे कोण का माप 90 डिग्री होता है। प्रूफ भी कर लेते हैं कि पहले कोण को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। तीसरा कोण क्या है? इन दोनों के योग के बराबर है, यानी x प्लस वाई हो गया तीसरे कोण का मान। अब कह रहा है कि इन तीनों का योग किसके बराबर है? ये तीनों के तीनों त्रिभुज के कोण है, तो इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। यहां से आप जोड़ोगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ चुका है। तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आ गया? 90 डिग्री आ चुका है। और x प्लस वाई क्या था? हमारा तीसरा कोण था। तो इस प्रकार से आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 3, दिया गया है कि भाज्य भाज्य इतना दे रखा है, शेषफल 13 दे रखा है, भाजक भागफल इतना दे रखा है, तो भाजक का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैंने इस तरीके से, आप भाग का साइन बना लो, ठीक है। फिर बीच में सबसे पहले क्या होता है? भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। जिसका दिया जाता है उसको हम भाजक कहते हैं, और जो हमारे पास आता है उसको भागफल कहते हैं, और कुछ बच जाता है तो उसको हम शेष या शेषफल कह देते हैं, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर आपका 2200 है, ठीक है। भागफल अब देखो, और शेषफल क्या है? 13 बचा है। शेषफल कितना बचा? 13। भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है। यदि भागफल को, भाजक को मैं x मान लूं, तो भागफल मेरा क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यानी भागफल का 1/3 कौन हो चुका है? भाजक हो चुका है, इस प्रकार से। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 2200 किसके बराबर हो जाएगा? x और 3x को तो आप मल्टीप्लाई कर दो और इसके अंदर 13 जोड़ दो, यानी कि 3x²
प्लस 13, ये 2200 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से 2200 के बराबर। अब आपको क्या करना है, यहां से x का मान निकाल देना है। सबसे पहले 13 को आप उधर लेके जाओगे तो आपके पास 2187 बच जाएगा, किसके, 3x² के बराबर। 3 का भाग और दे दो तो x² का मान किसके बराबर आ जाएगा, 7 गया, फिर 2 बार जाएगा और फिर 9 बार जाएगा। तो ये आपका x² आ चुका है। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, और x ही हमारा क्या है, भाजक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है, 27 हमारा आंसर आ चुका है। सवाल नंबर 5, इस प्रकार से समांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो हम जानते हैं देखो कि यदि दो समांतर रेखाएं और उनको तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर क्रम के जो कोण हैं, यानी कि इन कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं, और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों, और ये वाला कोण y मानता हूं। तो इन दोनों कोण बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। इन दोनों कोणों का योग x प्लस वाई का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री का बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक। तो अब यहाँ हमें क्या कहा गया है, सवाल को पढ़ते हैं। दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। चिन्हित कोणों में से 2 बड़े कोणों का माप समान है। अब हमें पता है कि 3 कोण दे रखे हैं, किन 2 कोणों का मान समान होगा। देखो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये तो आपको x दे रखा है, ये आपको कोण y दे रखा है, और यहाँ पर आपको z दर्शा रखा है। किन 2 कोणों का मान बराबर होगा, एकांतर कोणों का मान बराबर होगा, यानी x और z का मान बराबर हो। एक चीज हमें पता चल चुका है कि एकांतर क्रम के कोण बराबर होते हैं, तो x और z का मान बराबर होगा। अब इसने क्या कहा है, और दूसरी चीज हमें पता चल चुकी है, x प्लस वाई है जो, उनका मान कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एक कोण बड़ा दे रखा है, एक कोण छोटा दे रखा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये पता करना है। तो देखो यहाँ कहा गया है 2 बड़े कोणों का मान समान है, यानी x और z दोनों के दोनों बड़े कोण है, y जो कोण है वो छोटा कोण है। तो अब देखो बड़े और छोटे कोण का अनुपात आपको दे रखा है इस प्रकार से। तो ये आपकी x का मान हो गया और ये आपका y का मान हो चुका है। x को आप क्या रख दोगे, मैं मान लेता हूं 7:3 कह दो, या फिर हम इनको कर देते हैं 7a कर दें, और इसको लिख देते हैं 3a लिख देते हैं। इस प्रकार से यदि 7:3 के अनुपात में है तो मेरा एक कोण 7a हो गया और दूसरा 3a हो गया। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 7a हो गया, 3a हो गया, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर है। तो 10a बराबर आपका किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। a की वैल्यू आपकी 18 आ चुकी है, और आपसे पूछा क्या गया है, बड़े कोण का माप, यानी 7a का मान पूछा गया है। a की वैल्यू 18 रखोगे आप, 7 इंटू 18 करोगे तो ये आपका 126 के बराबर होता है। ये आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 निम्न तालिका में बारंबारता बंटन दिया गया है। समांतर माध्य 33 है। बंटन में के संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी के मान आएंगे कुछ, उनको गुणा करना है और वो बताना है कि गुणा करने के बाद में कितना आया है। तो देखो आपके पास के का मान कितने आते हैं वो निकालना है। तो हमें इसका सबसे पहले समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि समांतर माध्य हमें दे रखा है, उसी से सवाल आगे बढ़ेगा। तो समांतर माध्य कैसे निकालोगे आप, ये x और f को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा। f इंटू एक्स निकालोगे, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 116 आ जाएगा, यहाँ 90 आएगा। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो आपका 90 के हो जाएगा, और एक आपका 3k² आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ 68 आ जाएगा, और यहाँ पर 62 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आपको एक बार तो इन सबको जोड़ लो, बारंबारता जितनी भी दे रखी है उन सबको जोड़ लो। यह आपका आ जाएगा 10 प्लस 3k। एक इसको fx के सारे पदों को जोड़ लो,
ये आपका कितना आएगा, इन सब को यदि आप जोड़ते हो, मैंने पहले से जोड़ रखा है, इन सब का मान आपका आएगा 336 प्लस 90K प्लस 3K², इतना आ जाएगा यहाँ से। ये आ चुका है आपके पास इन दोनों का योग। अब हम समांतर माध्य का फॉर्मूला यूज करते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर क्या होता है, हम कहेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा का मतलब सभी का योग, और नीचे सिग्मा एफ, इस प्रकार से। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 336 प्लस 90K प्लस 3K², इस प्रकार से। और नीचे आप क्या रखोगे, 10 प्लस 3K, इतना रख दोगे। और माध्य आपको उसने दे रखा है कितना, 33 दे रखा है। अब इसको हम हल करते हैं, तो ये 33 इंटू 10 प्लस 3K, और राइट साइड के अंदर 336 प्लस 90K प्लस 3K²। इसको ओपन करोगे आप, कितना आ जाएगा, ये 330 आ जाएगा प्लस 99K आ जाएगा। इधर आपका 336 था, 90K हो गया, और फिर 3K² हो गया। और सरल करोगे, देखो ये 336 है, ये 330 है, ये 99K है, ये 90K है। तो 90K को यदि इधर लाता हूं तो मेरे पास 9K बचेगा। इस 330 को उधर लेके जाऊंगा तो आपके पास 6 बच जाएगा प्लस 3K² बच जाएगा, इस प्रकार से। अब आप आगे हमारे पास क्या बचा है, हम कहेंगे एक तो 3K² बचा है, और 9 प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। तो हमें पता चल चुका है कि ये एक द्विघात इक्वेशन है, और यहाँ से x के 2 मान आएंगे, तो हमें दोनों का गुणनफल बताना है कितना आएगा। अब या तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करो, ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर आपको गुणनफल दिया गया है, k का मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखो, इसको यदि मैं 3 कॉमन लेता हूं तो कितना आ जाएगा, K² 3K प्लस 2 ये आ जाएगा, और 3 0 के नीचे जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब आपकी इक्वेशन ये बन चुकी है। अब आप या तो यहाँ पर k का मान पुट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये इजी सी इक्वेशन है। इसको हम लिख सकते हैं K² लिख देंगे, 3K को क्या लिख सकते हो आप, -2K K प्लस 2, इस प्रकार से। कॉमन क्या आएगा, यहाँ से K कॉमन आ गया, अंदर बचा K-2, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, अंदर बचा K-2 बराबर 0। तो आपके दो गुणनखंड क्या क्या हो गए हैं, एक तो मेरा K-1 हो गया और एक K-2 बराबर 0 के। तो या तो K-1 0 के बराबर होगा, या फिर होगा आपका K-2 बराबर 0 के होगा। जब K-1 को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से K=1 आया, यहाँ से K=2 आया। इन दोनों का गुणनफल निकालना है हमें। गुणनफल किसका, इसको मैं K1 बोल दे, इनका दोनों का 1 इंटू 2 का, तो ये मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। ये पूछा गया आपसे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथी सवाल है, हमें या तो लास्ट में टाइम बचता है तब करना चाहिए, नहीं तो इसको छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपको दे रखा है A11, 23 और 17 का औसत कितना दे रखा है, 15। तो यहां से हम इनका औसत निकालते हैं। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो औसत निकालोगे, क्या करोगे आप, 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर इन सबको जोड़ोगे तो A प्लस आएगा, और कितना आ जाएगा, ये सारा 51 हो जाएगा इनका योग। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, 4 से डिवाइड कर दोगे, ये किसके बराबर होगा, 15 का। या फिर मैं ऐसे कह दूं, इन सब का योग, औसत यदि 15 है, कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का, तो योग कितना हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 के बराबर हो जाएगा। तो ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप A का मान कितना निकाल लोगे, 51 घटाओगे तो 9 आ जाएगा आपके पास A का मान। सबसे पहले A का मान आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे एक में औसत दे रखा है आपको, कुछ मान और दे रखे और उनका औसत 16 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो A का मान आप रख दो, कितना, 9 निकल चुका है। अब तो B का मान हम निकाल सकते हैं कि B प्लस और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का योग कितना आएगा, 46 आएगा।
ये किसके बराबर है, 16 को, इन सब का योग कितना होगा, टोटल 4 संख्या है तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 के बराबर हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 64 माइनस 46 करोगे तो ये आपका कितना आता है, यहाँ से आपका 8 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। b का मान कितना आ चुका है, 18 आ चुका है हमारा। अब आपको निकालना क्या है, a का मान भी आ चुका है आपके पास और b का मान भी आ चुका है आपके पास। हमें निकालना क्या है, a बटे b निकालना है, तो a 9 रख दिया, b 18 रख दिया, आपका 1/2 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एक हो जाएगा। सवाल नंबर 14, दी गई आकृति में D एक बिंदु B पर वर्त की स्पर्श रेखा है। ये D आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है। त्रिभुज ABC इस प्रकार से बनाया गया है कि A और C दिए गए वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। A और C वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। ये दोनों भुजाएं बराबर है। आपको ABD कोण कौन सा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपको कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है। कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, BAC का मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यदि इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा है तो, और ये त्रिभुज को स्पर्श कर रही है, तो देखो क्या होगा कि जो ये कोण है, बाहर वाला कोण, जैसे कि 65 दे रखा है आपको, ये बाहर वाला कोण विपरीत कोण के बराबर होगा। विपरीत कोण कौन सा होगा, क्या B होगा, A होगा या C होगा। देखो A तो इसके, B तो इसके पास में है, तो इस कोण को तो आप छोड़ दो। अब A और C में से आप देखो इसके विपरीत कोण कौन सा होगा, 65 के विपरीत। तो ये वाला कोण जो C कोण है, इसको हम कहेंगे इसके विपरीत कोण, ठीक है। तो 65, तो सी भी आपका कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि बाहर का कोण 65 है तो अंदर का विपरीत कोण इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से ये बाहर का ये वाला बी कोण की बात की जाए तो ये वाला कोण ए के बराबर होगा, जिसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पास त्रिभुज का कोण आ चुका है, कोण सी आपका 65 आ चुका है। अब जो दो भुजाएं बराबर है उनके सामने के कोण भी बराबर होगा। तो AB के सामने का कोण C है जो कि 65 है, तो AC भुजा भी इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण B भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी कोण आपका 65 हो जाएगा। दो कोण आपके 65 हो चुके। तीसरा वाला कोण जो एक कोण है वो आपसे पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो कोणों का योग आपका 130 आ चुका है, तो तीसरा कोण आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ए का मान, कोण ए का मान कितना आ चुका है, 50 डिग्री आ चुका है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15, समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दोगुना है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल k सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो समचतुर्भुज में हमें एक चीज पता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चलो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरा देखो, इसके जो विकर्ण है, जो इसके विकर्ण है वो एक दूसरे को एक तो बराबर काटेंगे, ये पता है आपको, आधा आधा कर देंगे, आपस में काट रहे हैं तो दोनों बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब एक विकर्ण क्या है, दूसरे का दुगुना है, ठीक है, तो ये मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, सवाल को आसान करने के लिए एक विकर्ण को मैं 2x मानूंगा और दूसरा डबल है तो दूसरे को मैं 4x मान लूंगा। एक को 2x मान लिया, दूसरे को 4x मान लिया। इससे क्या होगा कि ये यदि देखो ये x है और ये x है, आधा आधा x हो गया, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अभी आपको पता चलेगा कि आधा कितना हो गया, x पूरा जुड़ के कितना हो गया, 2x। अब इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण इसका डबल है तो ये 2x और 2x में बांटेगा इसको, ठीक है, पूरे को जोड़ोगे तो 4x हो जाएगा। तो आपको पता चल चुका है कि इतने इतने की यदि बात करें, मैं इसको यदि O मान लूं, इसको यदि मैं A मान लूं, इसको यदि B मान लूं, तो त्रिभुज ABC में ये भुजा आ गई है आपकी AO भुजा 2x हो चुकी है, OB भुजा आपकी x हो चुकी है, और ये कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये कोण आपका 90 डिग्री होगा। तो ये आपका त्रिभुज आ चुका है एक, ठीक है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है।
अब देखो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है, ये होता है। अब हाफ हो गया, क्षेत्रफल आपको के दे रखा है, एक विकर्ण x, क्या एक विकर्ण कितना है 2x और दूसरा 4x माना है हमने, तो 2x इंटू 4x, तो एक 2 से 2 कट गया, k का मान कितना आ गया आपका x, 4x स्क्वायर आ चुका है। तो यदि मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा k अपॉन 4 और अंडरूट आ जाएगा, इतना आ जाएगा k का x का मान, ये हमारे पास x का मान आ चुका है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ए ओ बी में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा ई बी है जो कर्ण है, इसको मैं मान लेता हूं भुजा ए, मान लेता हूं प्रत्येक भुजा ए, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हम कहेंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब x का या एक्स स्क्वायर का मान आपको पता है कितना हो जाएगा, यहां से 5 इंटू के स्क्वायर अपॉन 4, इतना हो जाएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर का मान आ जाए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 5k, ए स्क्वायर नहीं के हो जाएगा 5k अपॉन 4 इस पूरे का अंडरूट, ये आपके पास प्रत्येक भुजा ए का मान आ चुका है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है सवाल ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इसके बाद में सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। देखो इस प्रकार से नेचुरल नंबर प्रथम 100, तो पहला 1 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी प्रकार से 100 तक संख्याएं हैं। अब एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है, आप ये देखिए इन सब में कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ पर एक है, एक के अलावा इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 19, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो देखो 50 मीटर को पार करने में उसे कितना समय लगा, 15 सेकंड, 20 मीटर को पार करने में उसे कितना समय लगा, 10 सेकंड लगा। तो देखो उसने जो 30 मीटर अधिक तय किया है जब, तो उसको कितना समय अधिक लग रहा है, हम कहेंगे 50, इस प्रकार से देखो 15 10 सेकंड में वो पार करती है 20 मीटर, 15 सेकंड में पार करती है 50 मीटर। तो देखो ये जो 30 मीटर अधिक उसने पार किया है, उसके वजह से उसको कितना समय अधिक लगा, 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड के अंदर आपको पता चल चुका है इन दोनों का अंतर 5 सेकंड आया। 5 सेकंड में वो कितना चल रही है, 30 मीटर चल रही है। तो हमारी चाल क्या हो गई है, यहां से 5 सेकंड, इस प्रकार से चाल क्या हो गई है हमारी, दूरी आपकी 30 हो गई और समय आपका 5 हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ चुकी है। चाल कितनी आ चुकी है, 6 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। अब आप किसी से भी निकाल सकते हो। तो देखो ये यहाँ पर कितना चल रहा है, 15 सेकंड चलता है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी तय करती है। तो 15 सेकंड, चाल 6 है, 15 सेकंड में कितनी टोटल दूरी तय कर लेगी, तो दूरी बराबर आ जाएगा चाल इंटू समय। चाल आपकी कितनी है 6, समय कितना है आपका 15, 15 सेकंड में कितनी टोटल 90 मीटर दूरी तय करती है। प्लेटफॉर्म कितना था 50 मीटर, बाकी बचा हुआ 40 मीटर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 90 माइनस प्लेटफॉर्म को घटा दिया, 90 माइनस प्लेटफॉर्म को घटा दिया, तो ये 40 मीटर जो आया है,
ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत ये दे रखा है आपको। संख्याएं कैसी है? क्रमागत, ठीक है, क्रमागत संख्याएं। यदि संख्याओं के पहले समूह में तुरंत बाद 2 और क्रमागत संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त होने वाला नया औसत क्या है? तो देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं। हम मान लेते हैं कि k-1 जिनका औसत कितना है? k दे रखा है, औसत k दे रखा है, k औसत दे रखा है, तो पहली बीच वाली संख्या k हो जाएगी। पहली संख्या इससे क्या एक कम कर दो आप, k-1, इससे अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? k+1 हो जाएगी। तो ये 3 क्रमागत संख्या है जिनका औसत आप निकालोगे तो k आएगा। इस प्रकार से हो चुका है। अब देखो, उसने कहा कि अगली 2 यदि और संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, क्रमागत अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत। अगली संख्याओं को शामिल करते हैं तो अगली संख्या हो जाएगी k+2, उससे अगली संख्या हो जाएगी k+3। इनका औसत क्या होगा? क्योंकि ये संख्याएं क्रमागत है तो जो सबसे बीच वाली संख्या होती है वही हमारा औसत होती है। तो यहाँ पर कितना औसत हो गया? k+1 हो गया। नहीं तो आप इन सबको जोड़ो और 5 से भाग देकर भी देख सकते हो कि औसत होगा, मगर हमें टाइम बचाना है। हमें पता है कि सबसे बीच वाली संख्या होगी यदि क्रमागत संख्याएं दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 43। ये दे रखा है आपको, इसका मान निकालना है। अब देखो, यदि यहां पर और यहां पर यदि बराबर दिया गया होता है तो हमें सवाल में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। यदि यहां पर यदि इस वाले पद में अलग दिया होता कि 2 का गुणांक 4 होता और यहाँ पर 2 होता, जब हमें कुछ और करना पड़ता। यहाँ पर यदि गुणांक बराबर है दोनों जगह तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें वही काम करना है, बस आराम से हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर पावर 1 है और इसकी पावर कितनी करनी है? हमें 6 तक करनी है। 6 तक करने के लिए क्या है? पहले या तो आप स्क्वायर कर दो और उसके बाद में क्यूब कर दो, या फिर पहले क्यूब कर दो और फिर स्क्वायर कर दो। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इसका क्यूब, इसको हम k मान लेते हैं। क्यूब के लिए क्यूब करोगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? इसका क्यूब करोगे तो 8a³ प्लस इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकालोगे? आपको ये लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। आपको तो सिंपल करना है कि इसकी वैल्यू k के बराबर होती है तो k² माइनस k³ माइनस 3k हो जाएगा जब क्यूब की निकालते हैं। तो आप पहले k² का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन वैसा स्क्वायर पहले निकालने पे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी हमारी आगे जाके लंबी हो जाएगी। तो पहले आप क्यूब निकालिए, क्योंकि छोटे का क्यूब करना आसान होता है। आगे करते हो तो आप बड़े का क्यूब करोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 6 का क्यूब करोगे 216 आ जाएगा, और 6 रखोगे तो 18 आ जाएगा। कितना आ गया आपका? 198 आ चुका है इसका मान। ठीक है, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? अब हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पावर यहाँ पे 6 बनानी है। 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 64a⁴ हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ये 64a⁴ हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम यदि इसको कोई भी संख्या p मान लो तो ये क्या हो जाएगा? p² माइनस 2 ये करना पड़ेगा। तो 198 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 39204 माइनस, और 2 घटाना है हमें, ये हो जाएगा। तो घटाओगे तो फिर आपका मान आ जाएगा 39202, ये हो जाएगा। इस प्रकार से करना है हमें। अब देखो, आपको क्या करना है? हमें पता है ये 6 के बराबर है, आपको ये पूरा नहीं करना है। आपको क्या करना है? हमें पता चल चुका है k के बराबर है, क्यूब निकालना है सबसे पहले। तो आप सिंपल सा करोगे 216 माइनस 18, ये आपका आ जाएगा 198 के बराबर। अब आपको स्क्वायर करना है 198, तो 198 का स्क्वायर माइनस 2 करना है, ये आपका। अब ये आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 2 माइनस 4 माइनस 2 करोगे और सिंपल सा आपका आंसर आ जाए 3-202। इस प्रकार से बस आपको इतना सा करना है। ये समझाने के लिए मैंने इतना सारा किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 1800 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है।
2 वर्ष का निकालना है, मगर गणना है हमें क्या, अर्धवार्षिक आधार पर करनी है। अर्धवार्षिक आधार पर करनी है तो आपकी दर हो जाती है आधी और साल हो जाते हैं, यानी कि आपके जो अवधि हो जाती है वो डबल हो जाती है। साल को नहीं कह सकते आप, अवधि कह दो, डबल हो जाती है। तो अवधि कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई है। अवधि कितनी हो गई है यहाँ पर, 4 हो गई है आपकी। इस प्रकार से अब आपका नया सवाल बन चुका है 1805%, 4 अवधि है और हमें ब्याज निकालना है। अब देखो इसके लिए क्या, आपको आंसर यदि पॉइंटों में दिया गया है तो हम यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। यदि पॉइंटों में दिया है तो हम क्या करते हैं कि दर को कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं और लमसम आंसर निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड करो। अब आपको 4 बार कंपाउंड करना पड़ेगा। पहले 5% और 5% को कंपाउंड कर लेते हैं, 5% प्लस 5%, 5 × 5/100 इस प्रकार से। तो ये यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, 10.25% होता है। 2 साल का 5% से कंपाउंड दर कितनी हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो 10.25 और बचे हुए 5 को भी 10.25 आ गया, और उन दोनों को जोड़कर निकालोगे आप 10.25, 10.25, फिर 10.25 इंटू 10.25 बटे, तो देखो मैंने क्या किया, 2 साल की तो निकल गई, देखो 10.25 टोटल 4 अवधि के लिए था, तो यानी 4 बार 5-5% है। तो 2 को जोड़ा 10.25%, 2 को जोड़ा 10.25%, और फिर उन दोनों से अब वापस से कंपाउंड कर रहा हूँ पूरे 4 का। तो इस प्रकार से वापस से लगा दिया हमने कंपाउंड करने का। तो अब ये देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये 20.50 आ रहा है एक चीज। तो अब इसको हमको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से 20.50 आ रहा है, ठीक है। तो हम पूरे को लमसम, इसको लगभग कह दो, लगभग लगभग हम कितना मान लेंगे कुल टोटल, ये 20.50 है, हम इसको 21 मान लेते हैं कुल टोटल, बस 21%। अब आप निकालने की कोशिश करो, 1800 का 21% डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो। दर ने हमने कंपाउंड कर दिया है, बस अब कोई जरूरत नहीं है, डबल जीरो से आपके डबल जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब 18 एकम 18, इकाई हासिल, 18 दूनी 36 और एक कितना हो जाएगा आपका, 18 एकम 18, इकाई हासिल 18 दूनी 36, 36 और एक कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इतना आ गया। अब ये देख लो आंसर किसके आसपास आ रहा है, क्या पहले क्या आ रहा है, दूसरे क्या आ रहा है, तीसरे क्या आ रहा है, चौथे क्या आ रहा है, तो चौथे क्या आ रहा है, तो ये चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है आपको, पॉइंटों का झंझट नहीं छेड़ना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी जो है ना, हमारे ऑप्शन थे ना वो भी दूर दूर थे, तो इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50। 50 में क्या दिया गया, 12% वार्षिक ब्याज दर पर 1 लाख राशि है। 18 माह के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है। तो अब आपको ये निकालना है, तो आप पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर दर यदि अर्धवार्षिक काउंट करनी है तो दर हो जाएगी 6%, और जो अवधि आपकी है 18 महीने में कितनी अवधि हो जाएगी, 3 अवधि हो जाएगी, यानी अर्धवार्षिक आधार का मतलब 6-6 महीने की अवधि। तो 18 महीने में 6-6 महीने की कितनी अवधि हो जाएगी, 3 अवधि हो जाएगी। तो 3 अवधि हो चुकी है, मैं वर्ष नहीं बोलूंगा, अवधि बोलूंगा, 3 अवधि हो गई। अब नया सवाल आपका देखो, 1 लाख की राशि है, 6% दर है और 3 अवधि है, इसके लिए निकालना है आपको। लिख देता हूं यहाँ पर, 1 लाख की तो देखो आपकी 1 लाख 6% और 3 वर्ष की अवधि है, 3 वर्ष नहीं, 3 अवधि है, 3 अवधि, ये हो गया। अब हमें अंतर निकालना है चक्रवृद्धि, यानी कि 3 सालों का जो अंतर निकालते हैं हम, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। क्या हो जाएगा, P इंटू आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100। ये फॉर्मूला लगाइए जब भी आपको 3 साल का अंतर पूछे, और ये सवाल एनटीपीसी ने काफी बार पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले को छोड़ भी नहीं सकते। अब देखो 1 लाख, आर कितना है 6, और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 306 हो जाएगा, नीचे आपका 3 बार 100 लिखना है,
तो 2 0 2 0 और 1 0, 2 0 2 0 और 1 0, इतना तो आपकी कट गई है। अब देखो मान कितना आएगा, 36 को आप 306 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर एक के बाद पॉइंट लगा है, और हमारा भी देखो नीचे जीरो, एक ही एक जीरो है, इसलिए एक स्थान के बाद ही पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और बाकी आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 36 से। तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, और फिर 6 से करोगे तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11016 इतना आ जाएगा। और नीचे आपका कितना बचा है, 10 बचा है, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 1101.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर आप इकाई का अंक निकाल लो, केवल उससे पता चल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 4 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 55। मोहन एक दिन 60 रुपए कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर देता है, तीसरे दिन फिर 60 कमाता है, चौथे दिन 50 खर्च कर देता है, इसी प्रकार से चलता है। और बाकी दिन भी यही क्रम चलता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 होंगे, यानी कि अब हमको बताना है उसके पास 200 है, खर्च करने से पहले दिन की बात कर रहा है। खर्च करने से पहले दिन, किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 होंगे, यानी कि लास्ट टाइम उसने 50 रुपए खर्च नहीं किया है। केवल लास्ट टाइम की बात करें, उसने 60 रुपए कमाए हैं, 50 रुपए खर्च नहीं किया है, तो लास्ट टाइम में हमारे 60 जुड़ेंगे, और बाकी टाइम में आपके 10-10 जुड़ेंगे, क्योंकि 60 कमाता है, 50 खर्च कर देता है, बचता कितना है उसके पास, 10। इसी प्रकार से चलता रहता है 2-2 दिन का। मगर लास्ट में उसने खर्च नहीं किया है, बिना खर्च किए हुए उसके पास 200 है, तो उसने 60 कमाए होंगे लास्ट में। तो सबसे पहले आपको 200 में से इस 60 को माइनस करना पड़ेगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अब ये जो 140 है, कि लास्ट में उसके पास 60 थे वो कम कर दिए, अब जो ये 140 है इसमें 10 10 10 10 जुड़कर ये 140 बने हैं। तो 10 10 जुड़े हैं, कितने 10 जुड़े हैं, 14 10 जुड़े। तो 14 10 कितने दिन में कमाएगा, वो 2 दिनों के अंदर एक 10 कमाता है। कैसे कि 60 कमाता है, अगले दिन 50 खर्च कर देता है, तो इस प्रकार से 2 दिनों के अंदर उसके पास 10 रुपए बचते हैं। फिर तीसरे दिन कमाता है, चौथे दिन खर्च कर देता है, फिर अगले 2 दिनों के अंदर उसके पास 10 10 बचते हैं। तो टोटल यदि उसके पास 140 बचे हैं, तो हम कहेंगे कि 2 दिनों में उसके पास 10 बचता है, 2 दिनों में उसके पास 10 बचता है, ठीक है, 2 दिनों में 10 बचता है। तो आप देखो यहाँ से 2x इंटू 10 इस प्रकार से कर दोगे कि कितने 2x है, ठीक है, कितने 2x है इस प्रकार के, कि तो 10 से भाग दे दिया, तो ये आपका 14 हो जाएगा। और 14 हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा, गलत कर दिया, देखो क्या 140 बचे उसके बाद, 140 बचे हैं, तो ये प्रत्येक 10 10 से हुआ है। तो 2 दिन में 10 कमाता है वो, 2 दिन में 10 कमाता है, तो 140 कितने दिनों में कमाएगा, 140 कितने दिनों में कमाएगा, डबल दिनों में, यानी 28 दिनों में कमाएगा। और एक लास्ट दिन और जुड़ जाएगा, जिस दिन उसने 60 कमाए, उसको और जोड़ दोगे तो 29 दिन हो जाएंगे। तो देखो करते हैं 140। अब हम कहेंगे कि 10 दिन 10 रुपए कितने दिनों में कमाता है वो, तो 2 दिनों में कमाता है। इसी प्रकार से 2 दिनों में बचते हैं उसके पास, तो 1 रुपए कितने दिनों में बचेगा, हम कहेंगे 2/10 दिनों में बचेगा। और 140 रुपए कितने दिनों में बचे हैं उसके पास, तो 2 इंटू 140/10। तो इस प्रकार से आपका 28 दिन आ चुके हैं। 28 दिनों के अंदर कितने बचे हैं उसके पास, 28 दिनों के अंदर 140 बचे। और वो 60 जो मिले थे लास्ट में, आप एक 60 रुपए जिस दिन उसने कमाए हैं उसको भी यदि जोड़ लोगे एक दिन वो, तो यहाँ से टोटल कितने दिन हो गए, 29 दिन हो गए। 29वें दिन उसके पास कितने थे, 200 रुपए थे। ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 69 की बात करते हैं। tan 75 और cot 75 का मान निकालना है आपको। ये देखो फिर से वही सवाल आ गया। तो tan 75 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, और cot 75 की वैल्यू वो होगी जो tan 15 की वैल्यू होती है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है, 90 डिग्री है इसलिए।
ठीक है, हम जानते हैं कि यदि a प्लस b कोण का योग यदि 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं tan a इक्वल टू tan b के। तो tan 15 और tan 75 की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि 2 माइनस √3 वैल्यू होगी इसकी। तो ये आ गया आपका 2 प्लस √3 और यहाँ से -2 प्लस √3। 2 से 2 कट जाएगा तो 2√3 आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको वैल्यू याद है तो बस इतना सा टाइम लगेगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 73, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 5, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हो सकती है? तो हम सबसे पहले देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 हो गई। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है। अब आप क्या करो, यदि इनसे पूर्णतः विभाजित संख्या हमें निकालनी है तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आएगा आपका 180 आ जाएगा। अब आपको एक तो 180 को इससे डिवाइड करना है, एक 180 से इसको डिवाइड करना है, और पूरा पूरा देखना है कितनी बार जाता है। जब आप भाग दोगे तो कितनी बार, 1000 के अंदर आप भाग दोगे 5 बार जाएगा, कितना 900। और फिर आपका जो बचेगा 0 0 1 100, अब भाग नहीं जाता, नहीं जाता, शेष जो बचता है उसको हमें काउंट नहीं करना है, जितनी बार गया बस वो लेना है। कितनी बार गया, 5 बार गया, पूरा पूरा जितनी बार जाता है उतना लेना है। 5 बार गया तो 5। यहाँ यदि इसी प्रकार से आप भाग दोगे तो एक बार 5 जाएगा, फिर 2 बार, फिर से 5 बार जाएगा। तो यहाँ से 5 ऐसी संख्याएं हैं 1000 तक जो 180 से डिवाइड होगी, और 9999 तक ऐसी 55 संख्याएं हैं जो 180 से डिवाइड होगी। तो इन दोनों के बीच में ऐसी संख्याएं आ जाएगी जो 4 से, ऐसी संख्याएं आ जाएगी जो कि क्या है, 4 अंकों की संख्याएं और 180 से विभाजित होती है। तो उनको आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 55 माइनस 5, 55 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 ऐसी संख्याएं हो गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ये जो 1000 हमने लिया है इसको और चेक करके देखना पड़ेगा कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है। 5 से क्या, 180 से विभाजित है या नहीं है। नहीं तो आप इसकी जगह क्या करो, 1000 की जगह 999 ले लो, कि 1000 अंक वाली संख्या को छोड़कर उससे जस्ट कम वाली ले लो, 999 ले लो। ठीक है, इस प्रकार से कितनी संख्या हो गई है, टोटल 50 संख्याएं हो गई। सवाल नंबर 77, वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2750 में से घटाए जाने पर प्राप्त अंतर एक पूर्ण घन होगा। तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सवाल दिया है इसने, ये इसलिए दिया है कि आप जैसे पहले ऑप्शन में से घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 घटाते हो तो 77 44 आ जाता है। 14 घटाते हो आप, 14 घटाते हो तो कितना आएगा, ये आपका 27 36 आ जाएगा। 9 घटाते हो तो 27 41 आ जाएगा, और 15 घटाते हो तो आपका 27 35 आ जाएगा। इस प्रकार से आएगा। अब यदि आपको 15 तक के स्क्वायर पता होते तो आप ये सवाल कर सकते थे, नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बैठता है। तो जब भी हम देखो, एक तो आपको घनमूल निकालने का तरीका बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड से 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। अब आगे से तो हम देखते हैं कि 1 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो नहीं, 2 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो 2 से छोटा स्क्वायर 1 का है, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 का 1 स्क्वायर क्या घन देखना है आपको। 2 से छोटा घन कौन सा है, 2 से छोटा घन 1 है, किसका है, 1 का ही है, तो आगे तो 1 आएगा। पीछे देखना है, पीछे क्या आएगा, 0 है पीछे, तो 0 क्या, यहाँ पर पहले ऑप्शन को ले रहे थे ना हम, 44 था। तो 4 4 कब आता है आपको घन में, पीछे 4 कब आता है, तो आपको 1 से जब देखते हो आप, 1 से देखते हो घन, 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है आपका हो गया 27, 4 का घन कितना होता है 64, तो यहाँ पर आपको 4 मिलता है। तो यानी कि पीछे कितना आएगा, 4 आएगा, आगे 1 आएगा, कितने का हो जाएगा ये, 14 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये घन हो सकता है।
इसी प्रकार से अब आपको बाकियों के भी चेक करके देखने पड़ेंगे, और बाद में आपको क्या है कि एक बार वापस वेरीफाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों से आ तो जाएंगे मगर वो यदि नहीं भी है क्यूब तो भी उनका आ जाएगा, आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा। तो इसको आपको वापस 14 × 14 × 14 करके ट्राई करके देखना पड़ेगा, वो चेक करके देखना पड़ेगा। नहीं तो उसने किस वजह से पूछा है कि आपको 15 तक के घन याद है क्या। जैसे यदि 12 की बात करते हैं तो कितना होता है, जैसे 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 का कितना होता है 13 31 होता है, 12 का कितना होता है हम कहेंगे 17 28 होता है, और इसी प्रकार से 13 का कितना होता है ये 21 97 होता है, और 14 का कितना होता है 27 44 होता है। इसी प्रकार से 15 का कितना होता है, 15 का कितना होता है, तो 15 का कितना होता है, इस प्रकार से आपको करके देखना पड़ेगा। 33 75 होता है। तो ये आपको याद होने चाहिए, वो ये चीज़ चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 79 हो गया है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 81 की तरफ। अब देखो 81 में कुछ ऐसा दे रखा है 10 PR इक्वल टू 5040, तो आर का मान बताना है। तो सबसे पहले देखो इस प्रकार से दे रखा है एनपीआर को हम किस प्रकार से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कहते हैं कि फैक्टोरियल एन ऊपर, तो ये फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है, और नीचे कहेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये होता है जहां पर फैक्टोरियल एन क्या है, फैक्टोरियल एन क्या होता है आपका, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों साइन है फैक्टोरियल के। ये क्या होता है, एक से लेकर एन तक की संख्याओं का गुणनफल। यदि एन माइनस वन इस प्रकार से लेकर एक तक की संख्याओं के गुणनफल को हम कहते हैं फैक्टोरियल एन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 10 पी आर दे रखा है, उसने आर का मान पूछा है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 बटे में क्या लिख दोगे आप, बटे में क्या लिख दोगे 10 माइनस आर, इस प्रकार से लिख दोगे। और इसका मान किसके बराबर दे रखा है उसने, 50 40 के बराबर दे रखा है, 50 40 के बराबर दे रखा है, या अगली लाइन में लिखेंगे ये कि इसका मान किसके बराबर दे रखा है, 50 40 के, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस आर, ये हो गए। अब इसको कैसे करेंगे, आप ये फैक्टोरियल को लेफ्ट साइड में ले जाओ, या फिर देखो 50 40 है ना, सबसे पहले उसके टुकड़े करके देख लो, 50 40 के टुकड़े कर लो। सबसे पहले टुकड़े किस प्रकार से करने, सबसे पहले आप एक का भाग दोगे, इसके अंदर एक का भाग दोगे तो कितना आएगा 50 40 आ जाएगा। फिर बढ़ते क्रम में देना है, दो का भाग देना है आपको, ये आपका कितना आ जाएगा 25 20 आ जाएगा। फिर आपको तीन का भाग देना है, तीन का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 3 8 है 24, और 3 चौक 12, इतना आ जाए। अब चार का भाग देना है, चार का भाग देना है तो ये आपका आएगा 210। अब की बार 5 का भाग देना है, 5 का दोगे तो एक बार तो 4 बार जाएगा, एक बार 2 42 बार चला गया। अब 6 का भाग देना है, 6 का दोगे तो ये 7 आ जाएगा, और 7 का दोगे तो एक बार चला जाएगा। यानी कि हम इस 50 40 को क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और इसी को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूँ। 1 से लेकर n तक की संख्याओं को फैक्टोरियल n कहते हैं, 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं को फैक्टोरियल 7 कह देंगे, तो इसको हम फैक्टोरियल 7 लिख देंगे। अब तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 7, और इसको मैं ले गया राइट साइड में 10r माइनस आर। तो देखो ऐसे कर देते हैं, इधर तो ले गए 10r, इधर फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इस प्रकार से फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अब जब आप इनको ओपन करोगे तो 10 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे,
और फिर 7 से लेकर छोटी संख्याएं लिखोगे। नीचे क्या लिखोगे? 7 से लेकर 1 तक की संख्याएं। तो ये 7 से 7 वाला तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 10, 9, 8 इतना बचेगा, बाकी सारा का सारा कट जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर था वो, तो इसलिए सारा का सारा क्या हुआ? कट गया। ठीक है, कट गया। तो यहां से हमारे पास यदि बात की जाए, थोड़ा सा नीचे चल लेते हैं, कि 10 माइनस आर, फैक्टोरियल 10 माइनस आर का मान कितना आया? 10 इंटू 9 इंटू 8। अब इसको हमें वापस से फैक्टोरियल के रूप में चेंज करना है। फैक्टोरियल का मतलब 1, 2, 3 इस प्रकार से चेंज करना है वापस से। तो या तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके वापस से इसके टुकड़े कर लो, जैसे 72,720 हो गया, और वापस से इसके टुकड़े करो। टुकड़े करते हैं। सबसे पहले 1 का भाग दोगे, 720 आ जाएगा। फिर आप 2 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा? ये 360 आ जाएगा। फिर 3 का भाग दोगे, कितना आया? 1, 2, 120 आ गया। अब की बार 4 का भाग दोगे तो ये यहाँ से 30 आ गया। अब की बार 5 का भाग दोगे तो 6 आ गया, और 6 का भाग दोगे तो एक बार आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इस प्रकार से। और या फिर हम लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। और इधर क्या था हमारा? 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो यदि दोनों तरफ फैक्टोरियल है, अब हम इनको क्या है कह सकते हैं कि फैक्टोरियल और फैक्टोरियल बराबर है, तो 10 माइनस आर इक्वल किसके हो जाएगा? 6 के हो जाएगा। और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 6 यानी कि 4 आ जाएगी। तो ये आपका मान हो चुका है, कितना आ गया आर का मान? आर की वैल्यू आपकी 4 हो गई है इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये 81 नंबर सवाल था, आप पूरा का पूरा एक बार फिर से देख लो। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये तो थैंक यू दोस्तों।